हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो शुरू करने जा रहे हैं। सो हम मूव करते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। हमने जो पहले यानी आज हम वैसे चैप्टर आपका जो 6 है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे, जैसे आपके साइंटिस्ट थे जैसे फैराडे हो गए, एम्पेयर हो गए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में कहा। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और मैग्नेटिज्म क्या होता है और किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी यानी किसी जो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, जो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होती है उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से प्रोड्यूस करते हो या आप किस तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कि हम ये जानते हैं कि जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर होता है, जैसे कि आपका कोई स्ट्रेट कंडक्टर होता है, वो क्या करता है, जब हम उससे करंट फ्लो करवाते हैं, ठीक है, हम जब उससे करंट को फ्लो करवाते हैं तो कुछ इस तरीके से यानी कोसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जो वो वायर है या आपका जो कंडक्टर है जिससे आप करंट पास करवा रहे हो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आपने प्रीवियस क्लासेस में सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था। सोलेनॉइड क्या होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, आपके पास सर्कुलर जो होती है, सर्कुलर शेप में वायर्स होती हैं, बहुत सारी वायर्स होती है एक साथ, ठीक है, बहुत सारी वायर्स होती हैं और वो कुछ ऐसे एक्ट या इस तरीके से वो दिखाती है कि वो सिलेंडर की फॉर्म में, इस तरीके से वो सिलेंडर की फॉर्म में हमें दिखती है या विजिबल होती है। और हमने ये पढ़ा था कि जो आपका सोलेनॉइड होता है, जब इससे करंट पास होती है, जब आप इससे करंट पास करवाते हो तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि बार मैग्नेट के जैसी होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से प्रोड्यूस होती है। और जो आपका सोलेनॉइड होता है वो उसके जो एंड है यानी जो आप इसके जो एंड है, जैसे कि यहाँ पे और इधर जो इसके दो एंड है, यहाँ पे आप नॉर्थ और साउथ पोल का डेवलपमेंट देख सकते हो कि इसके जो एंड्स है वो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, वो बिहेव करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल की तरह। अब ये जो हमने ये सब कुछ पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यानी करंट को पास करके किसी मैग्नेटिक किसी जो आपकी कंडक्टर है उससे अगर हम करंट को पास करें तो करंट को पास करके हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपने इन जो ये थे कॉन्सेप्ट्स ये आपने समझे थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो बेसिकली क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कराते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कराते हैं किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस कराते हैं किसी भी आपका कंडक्टर है उसमें। तो हम इसमें इस जो ये कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आप जनरेट करते हो, क्या आप करंट को जनरेट करते हो, किससे जनरेट करते हो, आप करंट को जनरेट करते हो, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके जो आप करंट इंड्यूस करते हो या जनरेट करते हो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमआई कहते हैं। सो द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट
या आप कह सकते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मतलब आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या आप कह सकते हैं करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जब आप प्रोड्यूस करते हो, जनरेट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है। द EMF so developed is called induced EMF, यानी जो आपका EMF, ठीक है, जो आपका EMF जो जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपकी जो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होती है, उसको हम इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड EMF। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि if the conductor is in the form of a closed circuit, a current flows of a closed circuit, a current flows in the circuit, this is called induced current। यानी अगर आपका जो कंडक्टर है वो किसी क्लोज सर्किट की फॉर्म में, ठीक है, क्लोज सर्किट के फॉर्म में है आपका कंडक्टर, और उस कंडक्टर से आप करंट को फ्लो करवा पा रहे हो, ठीक है, उस जो आपका ये क्लोज सर्किट है इससे आपका करंट फ्लो हो पा रहा है, तो जो ये करंट जो इससे फ्लो हो रहा है उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, सो क्या बोल रहे हैं इसमें कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी क्लोज सर्किट की फॉर्म में लेते हो और उसमें से आप करंट को फ्लो करवाते हो, ठीक है, उस जो क्लोज सर्किट है, जो वो सर्किट है उससे आप अगर करंट को फ्लो करवाते हो, तो जो आपका करंट जो प्रोड्यूस होता है या फ्लो होता है, ठीक है, किसके थ्रू? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके जो आपका करंट फ्लो होता है उस सर्किट से, उसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो आप करंट को जनरेट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। और जो आप ईएमएफ जनरेट करते हो, ठीक है, ईएमएफ को जो आप जनरेट करते हो उसको आप इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि आखिर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कंडक्शन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसका मतलब क्या होता है और उसमें आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो होता है कि आपकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एक सरफेस से या किसी एक एरिया से पास हो रही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली किससे? फाई से। इसको हम डिनोट करते हैं बेसिकली फाई से, को हम डिनोट करते हैं बेसिकली फाई से। फाई आपका क्या शो करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स शो करता है। हम इसकी डेफिनेशन अब देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्लोज सरफेस। यानी कोई भी क्लोज सरफेस है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दो सरफेसेस दी गई है, ठीक है। जो एक है वो आपकी सर्कुलर फॉर्म में है, दूसरा आपकी पैरेललोग्राम फॉर्म में है। तो अब जो ये आपकी सरफेसेस हैं, इनसे क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ देखिए, ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं यहाँ से जा रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर जा रही है एरिया के, ठीक है। तो जो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, आप ये दूसरे वाली फिगर में भी देख सकते हैं, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर जा रही है एरिया के, ठीक है। तो ये जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, वो उसका मैग्नेटिक, उस सरफेस का मैग्नेटिक
फ्लक्स दिखाती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एक प्रॉपर जो एक एरिया है, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो सकता है, उससे कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, उसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट क्या दिया गया है कि जो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, it gives the measurement of the total magnetic field that passes through a given surface of area। तो इसमें यही कहा गया है कि बेसिकली क्या होता है, ये एक मेजरमेंट होता है, इससे आप मेजर करते हो कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया से, या जो आपको एरिया गिवन है उससे पास हो रहा है, ये उसका मेजरमेंट करता है, ये बताता है कि कितनी फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है। आई होप आपको इतना ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि आखिर मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। अब हम आगे चलते हैं। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और एरिया की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हम B से डिनोट करेंगे, ठीक है, और जो आपका एरिया होता है उसे हम DA से डिनोट करेंगे, ठीक है, जो आपका वेक्टर B और आपका इससे आपको डिनोट करेंगे। तो बेसिकली जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इक्वल टू होता है, या वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से, तो फाई बी, ठीक है, ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, फाई बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन B डॉट DA, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंटीग्रेशन होता है वेक्टर B और DA का, वेक्टर DA का, ठीक है, जहां आपकी B जो है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, और जो आपका DA है वो आपका एरिया रिप्रेजेंट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये एरिया लिया है, जो कि ये आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। तो बेसिकली ये इसका ये एक एरिया है, ठीक है। इससे हमने क्या किया, मैग्नेटिक, यहाँ से आपने क्या किया, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो पास करवाई, आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और जो आपका एरिया है, हम क्या ले रहे हैं, एरिया वेक्टर ले रहे हैं। तो एरिया का जो परपेंडिकुलर, मतलब आप एरिया की जो डायरेक्शन है वो इधर की साइड है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है, एंगल्स बना रही है थीटा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, अगर हम ब्रॉडली देखें तो आप फ्लक्स को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, जो आपका फ्लक्स होता है, यानी जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इक्वल्स टू होता है इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपका एरिया और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी जो आपका एंगल आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना है, थीटा, तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम जो कि आपका थीटा। आई होप ये समझ में आया होगा कि आप इस इमेज से जो आपका फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला है वो इस तरीके से, आपका जो दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक फ्लक्स की। सो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका जो SI यूनिट होती है वो आपकी वेबर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वेबर होती है, जिससे आप WB से डिनोट करते हो, ठीक है, और इसे ही आप टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिखते हो, ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये आप इसको लिखते हो। सो बेसिकली जो इसकी SI यूनिट होती है वो वेबर होती है। अब हम डायमेंशंस की बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशंस की। तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी डायमेंशन होती है mL⁻², जो आपका टाइम है -2, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी जो आपकी
डायमेंशन होती है वो इस तरीके से ये उसकी डायमेंशन होती। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पीछे जो डायग्राम हमने देखा उसके थ्रू मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जो कि आपका फ्लक्स का फॉर्मूला है, जिसे आप फाई से डिनोट करते हैं। सो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है, एक एलिमेंट्री एरिया के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिसे आप इस एलिमेंट जो ये एरिया का जो एलिमेंट है इसे आप डी ए से डिनोट करते हैं, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसे आप बी से डिनोट करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, इसमें जो आपका पिछला फॉर्मूला था इसमें आप इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला था कि फाई बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। तो बेसिकली आप ये पूरे सरफेस की बात कर रहे हैं, इसमें आप फुल सरफेस की बात कर रहे हैं या फुल एरिया की बात कर रहे हैं। जबकि आप जो ये वाला फॉर्मूला है, जो ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, यानी जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, इसमें आप एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी आप किसी एक छोटे से एलिमेंट ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप एक छोटे एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आप फ्लक्स भी एक छोटे से उसी एरिया से, जो आपका छोटा एरिया का जो एलिमेंट है उसी से आप देखेंगे कि उसमें से कैसा फ्लक्स पास हो रहा है। तो आप उसको डी फाई बी से डिनोट करेंगे और वो इक्वल टू होता है आपके बी डॉट डी ए के। ठीक है, बी डॉट डी ए के। सो जब आप डॉट साइन हटाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, कॉस थीटा लग जाता है। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर को देखें तो मैंने आपको अभी पीछे समझाई, तो हम क्या बात कर रहे हैं, एक छोटे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एक छोटे एरिया के छोटे से एलिमेंट में से हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसे पास करा रहे हैं। तो इस छोटे से एरिया की, यानी जो ये आपका एरिया है वो कितना है, डी ए। जो ये आपका छोटा सा एरिया है जिसे आप डी ए से डिनोट करते हो, इससे जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ठीक है, वो आपके बी है। ठीक है, और जो ये आपका एरिया कंपोनेंट है वो इधर है एन कैप। तो इन दोनों के बीच में आपका जो एंगल बन रहा है, यानी जो आपका एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो जो आपका ये एंगल है वो थीटा है। तो जो आपका बी डॉट डी ए होगा वो आपका बी डी ए कॉस थीटा होगा, जो कि कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है, बी और डी ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो एरिया है, एरिया कंपोनेंट है, उसके बीच में जो एंगल है वो आपका थीटा है। एंगल क्या है आपका, थीटा है। तो बेसिकली जो आपका डी फाई बी है, यानी मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो आपका बराबर होता है किसके, बी डॉट डी ए, यानी बी डी ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा आपका एंगल है बी के और जो आपके सरफेस है, नॉर्मल सरफेस है, उसके बीच में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो बेसिकली जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे हम बात करते हैं केस 1, यानी जब हम थीटा को 0 रखते हैं, यानी जब आप थीटा को 0 रखते हैं, इसका क्या मतलब है, बेसिकली जब आप थीटा को 0 रखते हैं, इसका बेसिक मतलब ये है कि जो आपका एरिया का कंपोनेंट है वो, और जो आपने मैग्नेटिक फील्ड दी है, ठीक है, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड दी है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों का थीटा 0 है। ठीक है, ठीक है, दोनों का जो डायरेक्शन है, जो आपका डीए की डायरेक्शन है, ठीक है, जो आपका डीए की डायरेक्शन है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है। तो केस 1 हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 है। इफ द एरिया डी ए इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, देन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द एरिया विल बी मैक्सिमम। तो जब आपका थीटा 0 होगा, यानी आप देख सकते हैं ये आपका
एरिया की डायरेक्शन है, ठीक है। आपका एरिया तो ये है, एरिया कंपोनेंट आपका ये रहा, और ये जो है इसकी जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर है, दैट इज एन कैप, एन कैप है। अब आपने क्या किया है, इसमें से क्या किया है, हमने मैग्नेटिक फील्ड पास करवाई, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। आपका इसके बीच में एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी जो आपकी ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपका थीटा 0 होता है, ठीक है, जब आपका थीटा 0 होता है, यानी DA और B के बीच का एंगल आपका जब 0 होता है, तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसे आप d फाई से डिनोट करते हैं, जो कि BDA होता है। अब हम ये समझेंगे कि बेसिकली ये BDA हुआ कैसे। हमें ये पता है, हमने अभी ये पढ़ा है कि जो आपका d फाई का फॉर्मूला होता है वो d फाई इक्वल्स टू B डॉट ds होता है, सॉरी DA होता है, B डॉट DA होता है, हमने ये पढ़ा है। जहां B आपका मैग्नेटिक फील्ड है, A आपका क्या है, DA क्या है, आपकी एरिया है, और फाई क्या है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, B डॉट DA हो, यानी कि जो आपका फॉर्मूला होता है वो BDA cos थीटा होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, BDA cos थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, थीटा आपका एंगल होता है किसके बीच में, आपका एरिया कंपोनेंट जो आपका DA है वो और B के बीच का जो एंगल होता है उसे आप थीटा कहते हैं, ठीक है। आपको इतना तो अभी समझ में आया होगा, ये हमने अभी फॉर्मूले में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि आपका DA और B के बीच में जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री एंगल है। क्या है, 0 डिग्री एंगल है। तो BDA आपका क्या हो जाएगा, कॉस आपका 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। आपके पास क्या आएगा, BDA कॉस 0 डिग्री। अब हम ये जानते हैं कि जो आपके कॉस 0 जो होता है, जो हम ये जानते हैं जो आपका कॉस 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अगर आप कॉस 0 देखें और आप कॉस 90 तक देखें तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, कॉस में, और ये क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है 0, कॉस 0 क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो हम क्या करेंगे, कॉस 0 की जगह 1 रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा फाइनल BDA, और कॉस 0 आपका 1 हो गया, तो आप BDA को एज इट इज लिख सकते हो। और ये क्या होती है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपका जो आपका DA है और B है, इसके बीच में अगर आपका एंगल 0 डिग्री का है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। आई होप आपको ये केस समझ में आया, इसलिए हमने थीटा को 0 रखा है। अब हम बात करते हैं थीटा 90 डिग्री, यानी जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो आपका फ्लक्स है, ठीक है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, उस पे जब हम बात करते हैं तो जो आपका थीटा है वो 90 डिग्री जब हम रखते हैं, या 90 डिग्री अगर थीटा होता है तो क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं, ये आपका एरिया कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपका एरिया है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से हो गई है, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। और अगर आप एरिया की डायरेक्शन देखें तो ये ऊपर की तरफ है, यानी जो आपका N है और B है,
ठीक है, जो आपका एरिया के डायरेक्शन है, जो आपकी एरिया की डायरेक्शन है, ये जो आपको दी गई है एरिया की डायरेक्शन, जो ये आपको एरिया की डायरेक्शन दी गई है, जो इस तरीके से दी गई है, ठीक है, और जो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन दी गई है, ये जो इस तरीके से दी गई है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी जो आपका एन कैप है और बी है, इन दोनों के बीच में एंगल ये 90 डिग्री है। ये जो है ये आपका क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि थीटा की वैल्यू आपकी क्या है इसमें? 90 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे? हम वही जो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? डी फाई इक्वल्स टू बी डॉट डी ए, इस पे इसको रखेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगा? डी फाई इक्वल्स टू बी डी ए आपका कॉस थीटा, ठीक है। और आप ये जानते हो कि जो थीटा है वो एंगल है किस किस के बीच में? आपका बी और डी ए के बीच में आपके एंगल है। तो अब हम क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, ठीक है। हम थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? 90। सो आपके पास बी डी ए कॉस 90 यानी कॉस 90 डिग्री, ये आपके पास इस तरीके से आप ये आएगा, ठीक है। तो हम थीटा की वैल्यू अब 90 रख दी है। अब हम जानते हैं कि थीटा की वैल्यू 90, ठीक है। इसकी अगर हम इसे रखें तो ये हमारे पास क्या आएगा? कॉस 90 डिग्री यानी कोसाइन ऑफ 90 हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास इसकी वैल्यू होती है आपकी 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है बच्चों। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी जो आपका डी फाई की वैल्यू है ये हो गई बी डी ए, और कॉस 90 आपका होता है 0, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया? जब कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई होती है तो हमें क्या मिलता है? हमें 0 ही मिलता है, ठीक है। तो आपकी जो डी फाई की वैल्यू आएगी वो आपकी 0 आएगी। तो आपकी डी फाई की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 0 आ गई। तो यानी कि जब आपकी थीटा की वैल्यू, यानी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका एरिया है वेक्टर है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका एरिया वेक्टर है, उसके बीच में जो अगर एंगल 90 डिग्री होता है, उन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल रहता है तो क्या होता है? अगर आप कॉस को 90 लेते हैं तो क्या होता है? सॉरी, कॉस जो आपका थीटा है अगर वो 90 होता है तो क्या होता है? आपका जो कॉस 90 है वो 0 हो जाता है, जिस कारण जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी 0 हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये जो आपका डी फाई है वो 0 कैसे हुआ, ठीक है। आपका जो ये अगर जब आप 90 डिग्री थीटा रखते हो, यानी अगर आपका एरिया वेक्टर और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, यानी उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अगर 90 डिग्री पे है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो किस तरीके से आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझा है और हमने ये भी समझा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो आपको टॉपिक है, वो बेसिकली क्या है? द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, ठीक है। जो आपके साइंटिस्ट थे फैराडे और हेनरी, उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम समझेंगे कि उन्होंने कौन कौन से किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, क्या ऑब्जर्व किया और उससे हमने क्या समझा। तो हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो आप देख सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया है? बेसिकली एक कॉइल ली गई है, ठीक है, कॉइल या लूप आप कह सकते हैं। उसको किससे कनेक्ट किया गया है? गैल्वेनोमीटर। ये आपका गैल्वेनोमीटर है।
ये क्या है? आपका गैल्वेनोमीटर है। तो बेसिकली जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है उसका यूज आप करंट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। यानी अगर आपकी सर्किट से, जो आपका सर्किट है उसमें से अगर हल्का सा भी, मतलब बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी का करंट भी फ्लो हो रहा है तो वो आपका गैल्वेनोमीटर शो करता है। ठीक है, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ करंट आप गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आपको दिखाई देता है कि अच्छा इसमें से क्या है, आपका जो है करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक कॉइल लेनी है जिसको आपको कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर से। फिर हमने क्या लिया है? एक बार मैग्नेट लिया है। आप देख सकते हैं बार मैग्नेट आपको दिख रहा होगा, इसकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आई थिंक ये विजिबल होंगे आपको। तो अब क्या किया इन्होंने, जो अपने कॉइल लिया, ठीक है, जिसपे गैल्वेनोमीटर रखा है, और दूसरा मैग्नेट लिया। ठीक है, क्या लिया? मैग्नेट लिया। अब क्या किया, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है, आप देख सकते हो मैग्नेट का जो ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये जो आपका नॉर्थ पोल है, यहां से इसको पहले मैग्नेट को इस तरीके से बिल्कुल स्थिर रखा, यानी एक जगह पोजीशन में स्थिर रखा, कोई मूवमेंट नहीं करवाया, और इस गैल्वेनोमीटर को इसमें ऑब्जर्वेशन करी कि इसमें क्या होता है। तो उन्होंने ये देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है, जब आपने मैग्नेट को ऐसे ही स्थिर रखा हुआ है तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। यानी जो आपकी ये है, जो इसकी निडल है, जो आपकी किसकी निडल है, गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, यानी अपनी पोजीशन उसने चेंज नहीं की है, वो उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में वो पहले थी। अब क्या किया उन्होंने, जो आपका मैग्नेट था, ठीक है, जो आपको मैग्नेट दिया गया था, उसको नॉर्थ पोल की तरफ से इस तरीके से आगे की तरफ लेके आए, जैसे कि इस एरो में दिखाया गया है, इस तरीके से आगे की तरफ, यानी जो आपका कॉइल है उसकी तरफ लेके आए। ठीक है, जैसे ही वो कॉइल की तरफ इस मैग्नेट को लेके आए तो उन्होंने देखा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसमें क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। अब उन्होंने क्या किया, जिस स्पीड से उन्होंने पहले इस मैग्नेट को लेके आए, उससे ज्यादा स्पीड से ये इस मैग्नेट को लेके आए, तो उन्होंने देखा जो डिफ्लेक्शन की क्वांटिटी थी, यानी जो आपकी जो ये निडल है, गैल्वेनोमीटर की निडल है, वो बहुत ही ज्यादा डिफ्लेक्शन या अपनी जगह को उसने बहुत ज्यादा रिप्लेस कर दिया, मतलब डिस्प्लेस हो गई है। अपनी जो डायरेक्शन है या जो उसकी जगह है उससे बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो गई, मूव हो गई, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ आप डिफ्लेक्शन देख सकते हो, जैसे ही आपने इस मैग्नेट की स्पीड बढ़ाई। अब फिर उन्होंने इस मैग्नेट को फिर से क्या करा, स्टॉप कर दिया, यानी स्थिर कर दिया एक जगह पे। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने देखा कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, यानी जब स्टार्टिंग में आप मैग्नेट मूव ही नहीं करवाया था, या मैग्नेट इसके पास रखा नहीं था, या मूव नहीं करवाया था, उसी पोजीशन पे जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो आ गई, जब हमने मैग्नेट को फिर से स्थिर किया। अब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज कर दी। इस मैग्नेट की क्या करी, डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि पहले तो वो नॉर्थ और साउथ इस तरीके से मैग्नेट को रख के इसको मूव कराया गया, लेकिन जब दोबारा जो मैग्नेट था इसको मूव कराया गया तो इसको उल्टा करके लगाया गया, यानी कि जो आपका मैग्नेट था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, नॉर्थ पोल की जगह इन्होंने साउथ पोल को रख दिया, और साउथ की जगह नॉर्थ पोल को रख दिया गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे पहले किया था उसका ऑपोजिट रख दिया गया,
नॉर्थ की जगह साउथ पोल और साउथ की जगह नॉर्थ पोल को रख दिया गया। अब जब इसको इस तरीके से रखा गया, ठीक है, इस तरीके से रखा गया, तो फिर इस गैल्वेनोमीटर को देखा गया तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ये अपनी जो इसकी ओरिजिनल प्लेस थी, जब इस पे मैग्नेट को ऐसे ही स्थिर अवस्था पे रखा गया था, यानी इसी पोजीशन में सिंपली रखा गया था, कोई मूवमेंट नहीं कराया गया था, उसी पॉइंट पर ये जो निडल है वो शो कर रही थी, उसी डायरेक्शन, उसी तरफ वो निडल जो थी वो थी। ठीक है, अब क्या किया गया, इस मैग्नेट को उठाया गया और फिर इसको मोशन में लाया गया, यानी कि जो आपका मैग्नेट था उसको फिर से मूव कराया गया, जो आपका कॉइल है इसकी तरफ। तो बेसिकली जब साउथ पोल से की तरफ से मूव कराया गया और फिर डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हमने मैग्नेट को उल्टा करके उसे मूव करवा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है। और जो आपका ये गैल्वेनोमीटर है, इसका जो डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा, यानी विपरीत दिशा में दिखा। अगर हम देखें फर्स्ट कंडीशन, जब हमने नॉर्थ पोल की इस तरफ से मूव कराया था मैग्नेट, उसको अगर कंपेयर करें इससे, तो इस तरीके से हमें ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखा। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने क्या किया, फिर से वो जो आपका मैग्नेट था, इस मैग्नेट को इसी तरीके से फिर से वो और ज्यादा तेजी से उन्होंने मूव करवाया, और ज्यादा तेजी से उन्होंने क्या करवाया, मूव करवाया। और जैसे उन्होंने बहुत तेजी से मूव कराया, उन्होंने देखा कि जो डिफ्लेक्शन था, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो था ही, जैसे पहले आपने देखा था कि अभी जो हमने जो एक्टिविटी पहले की थी, यानी साउथ की तरफ से इस तरीके से मूव करवाया था, तो जो डिफ्लेक्शन था उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ था, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में हुआ। यानी जब स्पीड या मोशन आपका मैग्नेट का तेज किया गया तो फिर डिफ्लेक्शन ज्यादा दिखाई दिया, यानी ज्यादा करंट इससे फ्लो हुई। इस जो इतनी एक्टिविटी हमने करी, तो इससे ये ऑब्जर्व हुआ कि जब मैग्नेट को मूव कराया गया और तेजी से मूव कराया गया, तो जो कॉइल है उससे जो करंट फ्लो हुई वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट की थी, अगर हम कंपेयर करें जो उससे कम स्पीड में जब हमने मैग्नेट को मूव कराया गया। यानी जो फ्लो ऑफ करंट है वो मोशन ऑफ कितना मोशन है, किस क्वांटिटी का मोशन हम करवा रहे हैं मैग्नेट से, उस पे डिपेंड करता है। अब हमने क्या किया, हमने इतना ऑब्जर्वेशन किया, प्लस हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि जब हमने मैग्नेट को रिवर्स कर दिया या उल्टा कर दिया, यानी नॉर्थ की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ मैग्नेट रख दिया और फिर मूव करवाया, तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो पहले केस से, यानी जब हम नॉर्थ की साइड से मूव करवा रहे थे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बाकी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इसके आगे के और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। आई होप बच्चों, जो मैंने आपको आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छे से समझा होगा। और जो हम एक्सपेरिमेंट, जो आपका फैराडे और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट हम देख रहे थे, उसका जितना आपको मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है उसको ही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाकी आप इसे रिवाइज कीजिएगा और इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
Thank you and have a nice day.